दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में यूनिट 1 के एक अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, आवेशित गोलीय खोल या खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान हम लोग निकालेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि गॉस के प्रमेय के 3-4 उपयोग हैं, जिनमें पहला हम लोगों ने पढ़ा आवेशित रेखीय चालक या तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें या ज्ञात करना। अब दूसरी वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक के रूप में आवेशित गोलीय खोल या खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो इसमें हम लोग यह मान लेते हैं कि यह एक खोखला गोला है या गोलीय खोल है। घर पे इसको बनाओ तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का यूज करना, यह वृत्ताकार बनना चाहिए। यह आवेशित खोखला गोला है या गोलीय खोल है। इस पर जब आवेश दिया जाएगा, जब इस पर आवेश दिया जाएगा तो यह चालक है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी चालक पर दिया गया आवेश उसके पूरे सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है। तो यह अगर एक गोलीय खोल है जिसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं r है, और इस पर प्लस q आवेश दिया गया है, तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। इस आवेश के कारण, जो आवेश इस गोलीय खोल पर फैला हुआ है, यानी आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। वैद्युत क्षेत्र का मान हम लोग 3 स्थितियों में निकाल सकते हैं। पहला कि वह बिंदु जहां वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है गोले से बाहर हो, इसको आउटसाइड ऑफ द स्फीयर कहते हैं, गोले से बाहर हो। दूसरा कि गोले के सतह पर हो, और तीसरा गोले के अंदर हो। एक और चीज जो मैंने बताया था, एक बार फिर समझ लें कि इस आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग कूलम्ब के नियम से प्राप्त वैद्युत क्षेत्र का सूत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कूलम्ब के नियम के लिए 2 आवेशों की आवश्यकता होती है, यहाँ पर एक ही आवेश है। तो यहाँ पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र का मान गॉस के प्रमेय से निकालेंगे। हम लोग गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे। गॉसियन सरफेस पर वैद्युत फ्लक्स का मान एक बार परिभाषा के अनुसार निकालेंगे और एक बार गॉस के प्रमेय के अनुसार निकालेंगे, और दोनों को बराबर कर देंगे, वैद्युत क्षेत्र का मान मिल जाएगा। 7 नंबर टॉपिक में जो रेखीय चालक था उसमें भी हम लोगों ने यही किया था। एक गॉसियन सरफेस का निर्माण किया, उस पर वैद्युत फ्लक्स का मान हम लोगों ने एक बार परिभाषा के अनुसार निकाला, एक बार गॉस लॉ के अनुसार निकाला, और दोनों को बराबर किया। दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग यह देख सकते हैं कि जब इस गोले पर आवेश दिया जाएगा तो यह आवेश इसके पूरे सतह पर फैल जाएगा, जैसा कि मैंने बताया, और इसके कारण आवेश का पृष्ठ घनत्व उत्पन्न होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व उत्पन्न होगा, जिसका संकेत सिग्मा होता है। इस गोले पर दिए गए आवेश के कारण आवेश का पृष्ठ घनत्व उत्पन्न होगा, जिसका संकेत सिग्मा होता है, और इसका सूत्र होता है आवेश बटा सतह का क्षेत्रफल। और चूंकि यह गोला है, इसलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेश सिग्मा q बटा 4 पाई r स्क्वायर होगा। गोले के सतह का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो हम लोग मानेंगे कि मान लेते हैं कि यह O किसी चालक गोलीय खोल का केंद्र है, जिसकी त्रिज्या r है, और इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो इस आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान 3 स्थितियों में निकालना है।
पहला आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, दूसरा एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर और तीसरा इनसाइड द स्फीयर। गोले से बाहर, गोले के सतह पर और गोले के अंदर। बच्चों एक बार फिर से देख लो, हम लोगों ने लिखा कि माना आर त्रिज्या वाले एक पतले चालक गोलीय खोल या खोखले गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान निम्नांकित स्थितियों में ज्ञात करना है। इसके पहले मैंने बताया था कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र का मान 3 स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं। यह पहली स्थिति है आउटसाइड द स्फीयर, गोले से बाहर। इस चित्र को देखो, हम लोगों ने माना कि O किसी चालक गोलीय खोल या खोखले गोले का केंद्र है, इसकी त्रिज्या r है और इस पर जो आवेश दिया गया है Q, उसके कारण इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। क्योंकि आवेश इसके पूरे सतह पर फैल जाएगा इसलिए पृष्ठ घनत्व उत्पन्न होगा। अब हम लोग यह चाहते हैं कि गोले के केंद्र से यानी कि गोले से बाहर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालें। ध्यान दो, हम लोग यह चाहते हैं कि गोले के केंद्र से बाहर यानी गोले से बाहर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालें। केंद्र O से P की दूरी को R मान लेते हैं। अब क्या करेंगे इसके लिए कि OP को त्रिज्या मानकर एक गाउसियन सरफेस की रचना करेंगे, एक गाउसीय सतह बनाएंगे। क्योंकि यह ओरिजिनल सतह गोलाकार है तो गाउसीय सतह भी गोलाकार होगा और गाउसीय सतह बंद, काल्पनिक और समविभवी सतह होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया। अब जैसा कि स्पष्ट है कि जब OP को त्रिज्या माने और यह काल्पनिक गोला बनाया तो P बिंदु इस गोले के सतह पर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस P बिंदु पर एक छोटा सा अल्पांश इमेजिन करेंगे, एक छोटा सा अल्पांश मानेंगे और यह मान लेंगे कि इस अल्पांश की का क्षेत्रफल ds है और इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा सतह के यानी कि अल्पांश के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब जो हम लोगों ने आवेश दिया है गोले पर, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वह वैद्युत क्षेत्र अल्पांश से भी गुजरेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि P बिंदु के अल्पांश पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है और जैसा कि देख सकते हो दोनों की दिशाएं समान हैं, अतः इनके बीच का कोण 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि परिभाषा के अनुसार वैद्युत फ्लक्स का मान इस अल्पांश पर ज्ञात करेंगे। परिभाषा के अनुसार वैद्युत फ्लक्स का मान अल्पांश पर ज्ञात करेंगे, फिर इंटीग्रेट करके पूरी गाउसीय सतह पर फ्लक्स का मान निकालेंगे, फिर उसी फ्लक्स का मान गॉस नियम से निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। यह प्रोसेस है, लिखने से पहले इसको समझ लिया जाए कि हम लोग करेंगे क्या कि अल्पांश पर वैद्युत फ्लक्स का मान परिभाषा के अनुसार निकालेंगे वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, फिर इसको इंटीग्रेट करके पूरे गाउसीय सतह पर वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे, फिर वैद्युत फ्लक्स का मान गॉस के नियम से निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे और वैद्युत क्षेत्र का मान मिल जाएगा। तो देखो हम लोग मान लेते हैं कि O गोलीय खोल या चालक गोले का केंद्र है। O क्या है तो चालक गोले का केंद्र है और R तो R त्रिज्या है, R गोले की त्रिज्या है, R गोले की त्रिज्या है। सिग्मा क्या है तो गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है, गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है
और यह बराबर होता है आवेश बटा सतह का क्षेत्रफल, आवेश बटा सतह का क्षेत्रफल। तो सिग्मा का मान हो गया Q बटा 4πr²। ध्यान दो कि हम लोग गोले की बात कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस की नहीं, तो इसलिए Q बराबर होगा सिग्मा गुने 4πr²। इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। तो यह गोले के लिए हो गया, केंद्र O, त्रिज्या R, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा और गोले पर दिए गए आवेश का मान Q बराबर सिग्मा गुने 4πr²। अब हम लोग क्या करेंगे कि OP को त्रिज्या मानकर एक गोलीय गाउसीय सतह की रचना करेंगे। OP को त्रिज्या मानकर एक गोलीय गाउसीय सतह की रचना करेंगे। P बिंदु इस सतह के, इस गोले के यानी कि गाउसीय सतह के सतह पर हो गया, यानी सतह पर ही है। अब P बिंदु पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं और इसका क्षेत्रफल ds मान लेते हैं। अल्पांश का क्षेत्रफल ds मान लेते हैं, जहां पर इस पूरे गाउसीय सतह का क्षेत्रफल है, तो ds अल्पांश का क्षेत्रफल है। और वेक्टर ds अल्पांश का, वेक्टर ds अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश है। वेक्टर ds अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश है। वेक्टर E अल्पांश पर, वेक्टर E अल्पांश पर वैद्युत क्षेत्र है। वेक्टर E अल्पांश पर वैद्युत क्षेत्र है। माना अल्पांश से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स बराबर d फाई। तो अब हम लोग यह कहेंगे कि d फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार d फाई का यह मान हुआ और यह बराबर होगा E ds cos थीटा। चूंकि वेक्टर E और वेक्टर ds समांतर हैं, एक ही दिशा में हैं, इसलिए थीटा का मान 0 डिग्री है। तो हम लोग कह सकते हैं कि d फाई इज इक्वल टू E ds cos 0 डिग्री, और जैसा कि जानते हो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए d फाई इज इक्वल टू E इंटू ds, E इंटू ds, यह इक्वेशन 1। तो यहां तक हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स का मान निकाला अल्पांश पर। किस तरह से निकाला? तो O को माना कि गोले का केंद्र है, R कैपिटल R गोले की त्रिज्या है, सिग्मा गोले पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है, जिसका यह सूत्र हुआ सिग्मा आवेश बटा क्षेत्रफल, और यह आवेश का मान हुआ सिग्मा गुने 4πr²। अब हम लोगों ने क्या किया कि OP जो स्मॉल r के बराबर है, इसको हम लोगों ने त्रिज्या माना और एक गोलीय गाउसीय सतह की रचना की जो P बिंदु से गुजर रहा है। अब इस गाउसीय सतह पर हम लोगों ने एक अल्पांश माना जहां जो P बिंदु को घेरे हुए है। इस अल्पांश का क्षेत्रफल ds माना, क्योंकि इस पूरे गाउसीय सतह का क्षेत्रफल है तो अल्पांश कम होगा, तो अल्पांश का क्षेत्रफल ds हो गया। अल्पांश पर क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds है
और अल्पांश पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ही है। अब चूंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए इनके बीच का कोण शून्य होगा। तो अगर मान लें कि अल्पांश से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स डी फाई है, तो डी फाई का मान परिभाषा के अनुसार, किसकी परिभाषा, तो फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, ई डीएस कॉस थीटा। यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो अल्पांश पर वैद्युत फ्लक्स का मान आया ई इंटू डी एस, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण गुने अल्पांश का क्षेत्रफल। अब पूरे गाउसीय सतह का वैद्युत फ्लक्स, पूरे गाउसीय सतह का वैद्युत फ्लक्स, अगर इसको फाई मान लिया जाए तो यह इंटीग्रेशन डी फाई के बराबर होगा। और समीकरण 1 में हम लोगों ने डी फाई का मान निकाला है ई इंटू डी एस। ई समरूप वैद्युत क्षेत्र है, इसलिए समाकलन से बाहर आएगा, तो यह बच गया इंटीग्रेशन डीएस। इंटीग्रेशन डीएस का मतलब कि इसमें जितने अल्पांश हो सकते हैं सबके क्षेत्रफल का योग, इस गाउसीय सतह पर जितने अल्पांश हो सकते हैं सबके क्षेत्रफलों का योग, यानी कि पूरे गाउसीय सतह का क्षेत्रफल, और गाउसीय सतह गोलाकार है इसलिए इसके सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो पूरी गाउसीय सतह पर वैद्युत फ्लक्स का मान फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हुआ, और इसको समीकरण 2 माने। अब गॉस लॉ के अनुसार, गॉस लॉ से अगर वैद्युत फ्लक्स का मान निकालें तो यह Q अपॉन इप्सिलॉन 0 होगा, Q अपॉन इप्सिलॉन 0 होगा। और याद होगा तो Q का मान हम लोगों ने लिखा है सिग्मा गुने 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और यह इप्सिलॉन 0। अब फाई का मान समीकरण 2 से अगर हम लोग इसमें रखें, समीकरण 2 से अगर फाई का मान रखा जाए तो यह हो गया ई गुने 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा गुने 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन 0। और जैसा कि जानते हो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम लोगों के पास बचेगा ई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन 0। अब अगर हम लोग सिग्मा का यहां मान रखें तो यह Q बटा 4 पाई, अगर हम लोग यहां सिग्मा का मान रखें तो यह Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, यह आर स्क्वायर इसके मल्टीपल में आ गया, और अपॉन इप्सिलॉन 0। तो बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, और अब यह बचेगा Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0, इप्सिलॉन 0। इस स्थिति में E का मान Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर हुआ। यह E का मान Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि कूलम्ब के नियम से भी तो इतना ही मिलता है,
लेकिन निकालने का तरीका दूसरा है। एक बार फिर से समझ लें कि कूलम्ब का नियम तभी लागू होगा जब दो आवेश हों। यहाँ पर एक ही आवेश था, तो यह गोलीय खोल या खोखली गोले के कारण किसी बिंदु पर जो गोले से बाहर है वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला। अब अगर इसको हम लोग सदिश के रूप में व्यक्त करें तो वेक्टर E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इंटू R कैप होगा। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इंटू R कैप होगा, या सदिश के रूप में या अदिश के रूप में, यानी कि इसका परिमाण। इस तरह से हम लोगों ने आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, गोले से बाहर वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला। अब इसका हम लोग दूसरा केस या दूसरी स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं कि जब बिंदु गोले के सतह पर हो, जब बिंदु गोले के सतह पर हो, केस 2 में एट द सरफेस, सतह पर यह चित्र में देख सकते हो कि हम लोगों ने यह गाउसीय सतह इसलिए बनाया था कि P बिंदु गोले से बाहर था। अब P बिंदु यहां नहीं है, P बिंदु इस ओरिजिनल गोले जिस पर चार्ज दिया गया है उसके सतह पर है, और यह केस 2 की स्थिति है कि जब P बिंदु गोले के सतह पर हो, यहाँ पर P बिंदु है। हम लोगों ने OP को स्मॉल r माना था, और जैसा कि चित्र में देख सकते हो, यहाँ स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हैं। तो इसलिए जो हम लोगों ने E का मान निकाला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, स्मॉल r स्क्वायर जहां लिखे थे वहां पे अब स्मॉल r के बदले कैपिटल R स्क्वायर लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र का मान सतह पर होगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर, और इसलिए होगा क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हैं। दूसरी चीज यह है कि कूलम्ब लॉ के अनुसार वैद्युत क्षेत्र का मान या वैद्युतीय बल का मान दूरी बढ़ने से घटता है। तो हम लोगों ने जब P को बाहर लिया था, अब P को सतह पर लिया, तो इसमें पहली स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा, यहाँ देख सकते हो, उससे यह वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा। वास्तव में यह वैद्युत क्षेत्र का महत्तम मान है, यह वैद्युत क्षेत्र का महत्तम मान है, यानी कि गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान सबसे अधिक उसके सतह पर होगा। किसी गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान सबसे अधिक सतह पर होगा। सतह के से बाहर जितना ही दूर जाएंगे वैद्युत क्षेत्र का मान तेजी से घटने लगेगा। फिर अंदर क्या होगा? अगर P बिंदु गोले के अंदर हो तब क्या होगा? तो यह हम लोगों का केस 3 है। केस 3 में लिखते हैं इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, गोले के अंदर, इनसाइड द स्फीयर, गोले के अंदर, इनसाइड द स्फीयर, गोले के अंदर। यहाँ पे हम लोग यह मान लें कि P बिंदु गोले के अंदर है, P बिंदु गोले के अंदर है। मान लेते हैं कि P बिंदु यहाँ पर है, तो अब O से P R होगा। लेकिन
आवेश हमेशा किसी चालक के बाहरी सतह पर रहता है। आवेश हमेशा चालक के बाहरी सतह पर रहता है, इसलिए गोले के अंदर आवेश शून्य होगा। अब यहाँ कह सकते हैं या पूछ सकते हो कि आवेश चालक के बाहरी सतह पर ही क्यों रहता है। तो इसके लिए हम लोग टॉपिक 1 याद करें। उसमें हम लोगों ने लिखा था इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ चार्ज, और उसमें हम लोगों ने यह कहा था कि आवेश की उत्पत्ति तब होती है जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो, इलेक्ट्रॉन आए या फिर जाए। तो जैसा कि समझ सकते हो कि अगर इस चालक गोले पर आवेश उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉनों का या तो लॉस होगा या गेन होगा। तो यह लॉस या गेन इसके बाहरी सतह से होगा, अंदर वाले से नहीं होगा, इसके बाहरी सतह से होगा। इसलिए आवेश जब भी उत्पन्न होगा इस गोले के या किसी चालक के बाहरी सतह पर आवेश उत्पन्न होगा, गोले के अंदर आवेश शून्य होगा। तो इनसाइड द स्फीयर जो तीसरा कंडीशन है गोले के अंदर, तो हम लोग यह कहेंगे कि गोले के अंदर आवेश Q = 0। तो इसलिए EB क्या होना चाहिए, तो 1/4πε0। अगर Q/r² लिखें या इसको Q/4πε0r² लिखें, तो चूंकि Q का मान शून्य है तो इसलिए E का मान भी शून्य होगा। बच्चों, इस टॉपिक में हम लोगों ने आवेशित गोलीय खोल के कारण या खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला 3 स्थितियों में। पहली स्थिति गोले से बाहर, उसमें हम लोगों ने E का मान निकाला Q/4πε0r²। फिर निकाला गोले के सतह पर, तो यह Q/4πε0R²। इसके बाद निकाला गोले के अंदर, तो E = 0। यह केस 1 की स्थिति हुई, यह केस 2 की स्थिति हुई, और यह केस 3 की स्थिति हुई। केस 3 में वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य इसलिए है क्योंकि गोले के अंदर आवेश शून्य होता है, या किसी भी चालक के अंदर आवेश शून्य होता है। यह जो टॉपिक है बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आया है, न्यूमेरिकल्स इस पर बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह सब। आशा है यह समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देखो और दिखाओ।